सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम कलीम हैदर है और मैं फ़ौज में मेजर था। मेरे वालिद साहब ने मेरी मां को मार मार कर उनके कंधे की हड्डी तोड़ दी थी। मुनासिब इलाज न करवाने की वजह से हड्डी ने खून सप्लाई करने वाली नालियों को नुकसान पहुंचाया था और खून की सप्लाई बंद होने की वजह से मेरी मां का बाजू बेजान होकर सूख गया था। फिर जब मेरी मां को फालिज अटैक आया और उनका दूसरा बाजू भी मफलूज हो गया तो मैंने अपनी पोस्ट से इस्तीफ़ा देकर मां की खिदमत का फ़ैसला किया। बीवी की लाख कोशिश के बावजूद मेरा दिल मुतमईन न हुआ और मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। तफसीलें इस जमाल के ये कि मेरा ताल्लुक़ ज़िला टोबा टेक्सिंग से है। मेरी मां की उम्र 13 बरस थी जब मेरी नानों का इंतकाल हुआ। मेरी नानों की वफ़ात के बाद मेरे नाना ने मेरी मां की परवरिश का बेड़ा उठाया, मगर उन्हें जल्द ही ये यकीन हो गया वो या तो मेरी मां को कमा कर खिला सकते हैं या फिर उनके मुहाफ़िज़ बनकर घर बैठ सकते हैं। लिहाजा जब मेरी मां 16 बरस की उम्र को पहुंची तो मेरी मां का निकाह मेरे नाना ने अपने भतीजे मेरी मां के चचाजाद से ये सोचते हुए कर दिया कि घर का देखा भाला लड़का है और मेरी बेटी को अच्छी तरह समझता है और मेरा भतीजा भी है, इसलिए खुशी रखेगा। मगर ये बात मेरे नाना की खाम ख्याली साबित हुई। मेरे नाना ने मेरी मां की शादी के बाद 1.5 बरस ज़िंदा रहे और उन 1.5 बरस में मेरी मां 3 बार रूठ कर अपने बाप की दहलीज पर आई। हर बार मेरे नाना ने अपने भाई मेरे दादा की मिन्नत समाजत करके मेरी मां को वापस भिजवा दिया। 1.5 बरस बाद मेरे नाना का इंतकाल हुआ तो मेरी मां बिल्कुल लावारिस हो गई। मेरे ददियाल वालों को खुली छुट्टी मिल गई। अब मेरे वालिद मोहतरम के साथ मेरी दादो दोनों फूफियाँ भी मेरी मां को पीटने का मौका हाथ से ना जाने देती थीं। यहाँ तक कि एक बार मेरे वालिद साहब ने जुम्मे की नमाज के लिए जाना था और मेरी मां तबीयत ख़राब की वजह से उनके कपड़े इस्त्री ना करके रख पाई, तो इस बात पर उन्होंने मेरी मां को कपड़े धोने वाले डंडे से मार मार कर उनके कंधे की हड्डी तोड़ दी। कंधे की हड्डी तोड़ने के बाद किसी डॉक्टर तक को दिखाने की ज़हमत ना की गई, बल्कि उल्टा मेरी मां दर्द से कराहती तो उसे और पीटा जाता, बहानेखोर जैसे अलक़ाबात से नवाजा जाता और यहाँ तक कि मुसलसल हरकत में रहने की वजह से टूटी हुई हड्डी ने उंगलियों और बाजुओं को खून सप्लाई करने वालियों को भी कट कर दिया। जब खून सप्लाई करने वाली नालियाँ कट हो गईं तो खून की सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता उंगलियों तक पहुँचना बंद हो गई और बाजू बेजान होना शुरू हो गया। यहाँ तक कि बाजू बेजान होकर सूख गया और साथ ही लटक कर रह गया। जब मेरे ददियाल वालों को यकीन हो गया कि मेरी माँ बिल्कुल मफलूज हो चुकी है तो उन्होंने मेरी माँ पर बदकिरदार होने का इल्ज़ाम लगाकर उसे तलाक दिलवाकर घर से निकलवा दिया। जब मेरी माँ को तलाक देकर घर से निकाला गया तो उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में 7 माह का हो चुका था। 2 माह तक मेरी माँ को गाँव की दाई ने अपने घर बना दे रखी। 2 माह बाद जब मेरी पैदाइश हुई तो मेरे ददियाल वालों को खतरा पैदा हो गया कि कहीं इनकी जायदाद ना हथिया लूँ, इसलिए उन्होंने मेरी माँ को दाई के घर बल्कि गाँव से भी निकलवा दिया। गाँव से निकाले जाने के बाद मेरी माँ के पास कोई और ठिकाना ना था। मुझे कपड़े की एक गांठ में लपेट कर कभी दांतों की मदद से कभी कंधे से लटका कर टोबा टेक्सिंग शहर पहुंची और पहली रात में मेरी माँ ने मुझे लेकर एक गोश्त वाले फटे के नीचे गुजारी और सारी रात मेरी माँ मुझे गोद में रखकर जागती रही ताकि कोई आवारा कुत्ता मुझे चबा न डाले। वक्त गुजरता है, पहले पहले मेरी माँ फ्रूट वाली रेडियों के आस पास बड़ा गन फ्रूट उठाकर अपना पेट भरती, फिर अल्लाह ताला के बनाए निज़ाम के ज़रिए उस खुराक को दूध में बदल कर मेरे लिए खुराक का बंदोबस्त करती, फिर मेरा पेट भरती। और जब मेरी माँ को बाज़ार में रहते हुए कुछ अरसा गुजरता है तो मकामी दुकानदारों मेरी माँ पर एतबार करने लगते हैं। यूँ उन्हें दुकानों में सफाई का काम मिल जाता है। दुकानें में मुझे उठाकर अपने पिछले झोली नुमा कपड़े में डालकर अपने पीछे लटकाने के बाद सफाई एक हाथ से करना बहुत मुश्किल हो जाता था, इसलिए मेरी माँ कुछ पैसे जमा करके पुरुष पालिश और थोड़ी कील दाग सोए खरीदने के बाद जूते सप्लाई करने का काम शुरू कर देती है। मेरी माँ मुझे गोद में उठाकर एक हाथ और मुंह की मदद से जूते सप्लाई करती है। कुछ खुदा तरस लोग मेरी माँ को अजरत से ज़्यादा पैसे दे जाते हैं, जबकि कुछ उबाश नौजवान जानबूझ सिगरेट की नाली में जूता गंदा करके मेरी माँ को पॉलिश करने के लिए देते। जब उस जूते, मुंह और कपड़े की मदद से मेरी माँ सफाई करती तो मेरी माँ की बेबसी पर हंसते। खैर वक्त गुजरता गया, मैं स्कूल जाने की उम्र में पहुँचता हूँ। मेरी माँ मकामी मस्जिद और चंद मौजूद लोगों के ज़रिए मेरे वालिद साहब उसे वसवादे पर शनाख्ती कार्ड की कापी ले लेती है। मेरा बेटा बड़े होकर कभी ददियाल की जायदाद में से हिस्सा तलब नहीं करेगा। शनाख्ती कार्ड की कापी मिल जाने पर मेरी माँ मुझे स्कूल दाखिल करवाती है। मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद ज़फ़र साहब को जब मेरे हालात का पता चला तो मुझे और मेरी माँ को बाज़ार से उठाकर अपने घर लाते हैं। हमें एक अलग कमरा देते हैं, हमारा सारा खर्चा बर्दाश्त करते हैं और बदले में मेरी माँ सैयद ज़फ़र शाह के इनकार के बावजूद उनके घर के काम काज का ज़िम्मा उठा लेती है। मैं पढ़ता रहता हूँ, यहाँ तक कि उस्ताद मोहतरम मेरे लिए आर्मी में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट अप्लाई करते हैं और मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ। मेरा शुमार टॉप 10 कैडेट्स में होता है और मैं कोर्स मुकम्मल करता हूँ और
मेरी शादी उस्ताद मोहतरम के बेटी से कर दी जाती है। जब मैं बतौर कैप्टन इंटेलिजेंस के एक मिशन पर होता हूँ तो हार्ट अटैक से मेरे उस्ताद मोहतरम ससुर सैयद ज़फ़र साहब का इंतकाल कर जाते हैं। मैं उनके जनाजे में शामिल नहीं हो सकता और मिशन मुकम्मल करने के बाद मैं पूरा दिन उनकी कब्र पर बैठकर उनके जनाजे को कंधा ना दे सकने पर माजरत करता रहता हूँ। जब दिल का गम हल्का होता है तो वापस ड्यूटी ज्वाइन करता हूँ। मैं अपने पूरे पेज में वाहिद और मुनफरिद हफीज़ था जो पहले खुद जासूस बनकर दुश्मन का सुराग लगाता, फिर अपनी टीम तैयार करके दुश्मन तक कलमा का काम करता और बलूचिस्तान में एक मिशन पर था। जब मुझे पता चला कि मेरी मां को फालज का अटैक आया और मैंने अपने सीनियर पेज मेट्स यहाँ तक कि अपनी शरीकियात के रोकने के बावजूद फ़ौज से इस्तीफ़ा दिया और अपनी मां की खिदमत में मसरूफ़ हो गया। मुझे याद है कर्नल लतीफ़ और ब्रिगेडियर इम्तियाज़ ने मुझे कहा था, इस फैसले के बाद तुम पछताओगे। मेरी माँ ने मुझे कसम दी थी कि मेरी माँ की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़े, मैं अपने ओहदे पर कायम रहूँ, मगर दिल ना माना। मेरे दिल में कहीं ना कहीं खलश रहती थी। मेरी माँ जो कुछ मुझसे कह सकती मेरी बीवी से नहीं कह सकती, लिहाजा मैंने इस्तीफ़ा दे दिया और ख़ुद अपनी माँ की खिदमत करने लगा। जब मेरी माँ जब तक ज़िंदा रही मैंने शायद ही कोई रात घर से बाहर गुजारी हो, तो मैंने 24 से 18 घंटे माँ के साथ गुजारता था। मैंने छोटा सा गाड़ियों का शोरूम बनाया था जिस पर मुलाजिम बैठा था, सारा दिन माँ के साथ गुजारता था। अल्लाह ताला ने मुझे के माँ की खिदमत के सदक़े इतनी बरकत दी कि आज मेरे पास बैरून मुल्क नॉर्वे में 7 शोरूम हैं। आज पाकिस्तान में मेरी अपनी इंडस्ट्री। आज मेरी माँ फौत हो चुकी है, मेरे बच्चे जवान हो चुके हैं, मेरी बेटी अमेरिका में ज़ेर तालीम है। दोनों बेटों ने तालीम मुकम्मल करने के बाद नॉर्वे में बिज़नेस संभाल रखा है। मेरी औलाद मुंतज़िर रहती है कि कब उनके वालिदैन को हुक्म दें और वो बजा लाएँ। कुछ अरसे कबल मैं अपनी बीवी के हमरा अमेरिका में अपनी बेटी को मिलने गया तो बेटी के कहने पर हम ओल्ड रूम चले गए। वहाँ पर मकीम एक पाकिस्तानी जैसे हम शकल मैंने पहचान लिया कि वो ब्रिगेडियर इम्तियाज़ हैं। मैं हैरान रह गया कि पाकिस्तान का इस रब्बा दब्बा की शान और शौकत सब कुछ अमेरिका में ख़त्म हो गया। वो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा था। मेरा लाख याद दिलाने पर वो मुझे नहीं पहचान पाया था। इंतज़ामिया से पूछने पर पता चला कि उसका बेटा उसे यहाँ छोड़ कर गया था। उसकी मौत पर मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने की नसीहत कर गया था। ओल्ड रूम से वापसी पर मैं थक कर अपनी रिहाइश पर पहुँचा तो मेरी माँ, मेरी बेटी और बीवी ने मुझे दबाना और मेरा मसाज करना शुरू कर दिया था। मैं बिना किसी किस्म के नागवारी का इजहार किए पाँव की मालिश करती बेटी को देखकर सोच रहा था, वाकई ही माँ बाप से हुस्न सलूक ऐसा अमल है जब आप लिखेंगे कल आपकी औलाद आपको पढ़कर सुनाएगी। ब्रिगेडियर इम्तियाज़ की रात मेरी सोच पर मेहर साबित कर गई थी।